नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो सवाल उठते हैं। पहला कि ये इमरजेंसी या इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, और इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों मेंशन किया, आखिर इनकी जरूरत क्या है। इतिहास उठा के देखें तो पाते हैं कि किसी भी देश को हमेशा ही आंतरिक और बाहरी खतरा बना रहता है। आज के मॉडर्न टाइम में एक देश के लिए ये खतरे और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कई तरह की वजहों से। तो ऐसे में जरूरी है कि देश के पास प्री डिजाइन मैकेनिज्म होना चाहिए इन खतरों से डील करने के लिए। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इमरजेंसी प्रोविजंस को स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। तो इमरजेंसी या इमरजेंसी प्रोविजन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे वह अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एबनॉर्मल चैलेंजेस से डील कर सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और संविधान को, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे में जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमेंस पावर होनी चाहिए कि वो इस एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से डील कर सके और इन्हें नॉर्मल बना सके। देश के अंदर यूनिटी यानी इंटीग्रिटी को बनाए रखे, देश की सुरक्षा को बनाए रखे और देश के अंदर एक प्रॉपर पीस एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसीलिए हमारे संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक तीन टाइप की इमरजेंसियों का मेंशन किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यूनिक फीचर माने जाते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होकर यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट हर चीज को कंट्रोल करने की पावर होती है। इन तीन टाइप की इमरजेंसीज में पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन तीनों ही इमरजेंसियों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाता है। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके हर इमरजेंसी को डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी टर्म ना होकर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक्सप्रेशन का यूज किया गया है, लेकिन आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी है उसे हम पॉपुलरली नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल है कि नेशनल इमरजेंसी को किन ग्राउंड्स पर लगाया जाता है। देयर शुड बी सर्टेन ग्राउंड्स बेस्ड ऑन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड इम्पोज इमरजेंसी। तो सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स को समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के अभी तीन ग्राउंड है। पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म रेबेलियन। इन तीनों ही ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहले दो ग्राउंड वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। और थर्ड ग्राउंड आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो अब एक दिमाग में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। तो आंसर है हाँ। हमारे देश में अभी तक टोटल 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है। पहली इमरजेंसी जब चाइनीज एग्रेशन नेफा में, यानी जो आज का अरुणाचल प्रदेश है वहां पर चाइनीज एग्रेशन हुआ, तब अक्टूबर 1962 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जो जनवरी 1968 तक चली। इसे एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाया गया। दूसरी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई दिसंबर 1971 में, जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाकर एक नई कंट्री बनाई, बांग्लादेश। इस इमरजेंसी को भी एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर इम्पोज किया गया था। तीसरी नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई। इस इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर लगाया गया। तो अब सवाल उठता है कि इंटरनल डिस्टरबेंस का ग्राउंड तो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे हमें दो चीज समझनी होगी।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, ये तीन ग्राउंड थे इमरजेंसी लगाने के। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इस इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड को रिप्लेस किया गया और आर्म रेबेलियन के ग्राउंड को मेंशन किया गया। जो सेकेंड और थर्ड इमरजेंसी लगाई गई, इन दोनों ही इमरजेंसी को मार्च 1977 में एक साथ हटाया गया। लेकिन ऐसा क्यों? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी इमरजेंसी नहीं लगा सकती। यानी अगर पहली इमरजेंसी ऑपरेशन में है, लगी हुई है, तो उस केसेस में गवर्नमेंट दूसरी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकती। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने देखा कि पहली इमरजेंसी अक्टूबर 1962 में लगाई गई जब चाइनीज एग्रेशन हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश नेशनल इमरजेंसी अनाउंस नहीं की गई। पहली वाली इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा गया और फाइनली जनवरी 1968 में उसको रिवोक किया गया। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ बदलाव किए गए और इस अमेंडमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि अगर देश में कोई नेशनल इमरजेंसी चल रही है, लगी हुई है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे ग्राउंड पर एक फ्रेश इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। और यही हुआ जब इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को एक तीसरी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर, जबकि ऑलरेडी सेकंड इमरजेंसी लगी हुई थी। क्लियर? नाउ यहाँ पर हमें जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन यानी इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बदलाव किए गए जो हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? जैसा मैंने मेंशन किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस के टर्म को हटाकर आर्म रेबेलियन टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे मेन रीजन था, जो इंटरनल डिस्टरबेंस टर्म है, ये एक बहुत ही वेग टर्म था। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्कोप होता था कि वो किसी भी इशू को इंटरनल डिस्टरबेंस का ग्राउंड बनाकर इमरजेंसी इम्पोज कर सकती थी। ऐसा ही हुआ था 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने तीसरी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की, क्योंकि जब देश में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज ना कर पाए, इसीलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरनल डिस्टरबेंस टर्म को रिप्लेस किया गया आर्म्ड रेबेलियन टर्म से। क्लियर? दूसरा, इस अमेंडमेंट से पहले नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत थी। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके एडवाइस करता है कि देश के हालात ठीक नहीं है और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये बदलाव किया गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी जब भी इम्पोज कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक रिटन रिकमेंडेशंस लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तीसरा, इस अमेंडमेंट से पहले नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर इम्पोज की गई है, उसके पीछे क्या फैक्ट और फिगर्स थे, इस चीज को लेकर कोई भी नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद अब नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशंस या कोई इरेलीवेंट फैक्ट्स पर अगर इमरजेंसी लगाई गई है। इट मींस नेशनल इमरजेंसी के केस में अब कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो ये हमने डिस्कस किया नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो ग्राउंड वाला सब टॉपिक था उसको। नाउ हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल करने का क्या प्रोविजन है। तो एट प्रेजेंट जब भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई है, तो एट प्रेजेंट प्रोविजन है कि अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है तो जिस दिन से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है उसके अगले 30 दिनों तक यानी एक मंथ के अंदर उस नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाना जरूरी है। अगर इमरजेंसी दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास नहीं होती है तो एक महीने के बाद नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगी। ठीक है, करेंटली इमरजेंसी को एक बार में केवल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं है तो गवर्नमेंट
अगले 6 महीने यानी इमरजेंसी का एक्सटेंशन अगले 6 महीने के लिए फिर भी कर सकती है। और इस तरह से नेशनल इमरजेंसी का एक्सटेंशन हर 6 महीने के लिए वो इनफाइनाइट टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जब भी एक्सटेंशन किया जा रहा है नेशनल इमरजेंसी का, तो इसे हर 6 महीने के बाद स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू यानी पीरियोडिकल अप्रूवल हर 6 महीने में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा जरूरी है। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 था, इस अमेंडमेंट के थ्रू अप्रूवल के इमरजेंसी अप्रूवल के प्रोविजन में काफी बदलाव किए गए थे, जिन्हें हमें समझना जरूरी है। तो पहला इसमें था कि इस अमेंडमेंट से पहले इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर अप्रूवल किया जा सकता था बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इसे केवल सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते थे। दूसरी चीज ड्यूरेशन, तो एक बार जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती थी, तो उसे कैबिनेट जब तक चाहता तब तक उस नेशनल इमरजेंसी को लगाए रख सकती थी, यानी उसे पीरियोडिकल अप्रूवल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इन प्रोविजंस में बदलाव किए गए। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि जो 2 महीने का टाइम था अप्रूवल का, उसे 1 महीने कर दिया गया। दूसरा, जो कैबिनेट जब तक उसकी मर्जी थी जब तक उस नेशनल इमरजेंसी को लगा रख सकती थी, इस प्रोविजन में बदलाव किया गया, और नेशनल इमरजेंसी को अब 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन सही नहीं है, तो उसे 6 6 महीने करके उसे इनफाइनाइट टाइम तक एक्सटेंशन किया जा सकता है। लेकिन हर एक्सटेंशन को पीरियोडिकल अप्रूवल की जरूरत, यानी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी होगा। तीसरी चीज क्या थी कि इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ सिंपल मेजोरिटी थी अप्रूवल करने के लिए, नाउ स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इस इमरजेंसी को अप्रूवल किया जाता है। तो ये थे कुछ अप्रूवल से रिलेटेड कुछ बदलाव जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू किए गए। नाउ हम देखते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई, अब उसको रिवोक करने के क्या प्रोविजन है, यानी इमरजेंसी को हटाने के क्या प्रोविजन है। तो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम पर हटाई जा सकती है। इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसके अंदर एक प्रोविजन और ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो हटाई जा सकती है किसी भी टाइम पर, लेकिन अगर लोकसभा को लगता है कि नाउ इज टाइम टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, तो लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी दिन से नेशनल इमरजेंसी को देश में रिवोक करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें थी नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो हमने डिस्कस की। पहला ग्राउंड, दूसरा अप्रूवल, और तीसरा रिवोकेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई जाती है, तो उसके क्या क्या किन किन चीजों पर इफेक्ट होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जब भी लगाई जाती है, तो देश के अंदर मेनली 3 चीजें इफेक्ट होती हैं। पहला, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन। दूसरा, जो लोकसभा की और स्टेट असेंबली की लाइफ है वो। तीसरा, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो। तो ये 3 चीजें इम्पैक्ट होती हैं, इफेक्ट होती हैं जब भी देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो पहला देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई भी डायरेक्शन दे रही है किसी भी मैटर में, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उस डायरेक्टिव्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है। दूसरा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट सब्जेक्ट्स पर कोई लॉ बना रही है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो उसी स्टेट सब्जेक्ट्स पर कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है। और ऐसे में जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो प्रिवेल किया जाएगा ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मींस पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर आती है इन मैटर्स ऑफ लॉ मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। तीसरी चीज, फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल कंडीशन में सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यू का, उस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म में, उस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे किसी स्टेट को जो रेवेन्यू शेयर है वो कम भी दिया जा सकता है या ज्यादा भी दिया जा सकता है। नाउ दूसरा हम देखते हैं कि जो लोकसभा की लाइफ और जो स्टेट असेंबली की जो लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो और मान लो लोकसभा के 5 साल कंप्लीट हो गए हो, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करे और उस लोकसभा की लाइफ यानी टेन्यूर को 1 साल तक के लिए एक बार में एक्सटेंड कर सकती है। और ये एक्सटेंशन पार्लियामेंट एक एक साल करके कितने भी टाइम तक कर सकती है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना होगा। जैसा हमने देखा था लोकसभा की लाइफ को एक एक साल करके 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था 1975 से लेकर 1977 तक। ठीक इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केसेस में भी पार्लियामेंट लॉ पास करेगी और उस लेजिस्लेटिव असेंबली की भी लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है एक बार में 1 साल के लिए एट एनी लेंथ ऑफ पीरियड। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज को प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 358 के अंदर और आर्टिकल 359 के अंदर। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जब भी नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई गई है या देश के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। यानी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलग से कोई भी ऑर्डर या लॉ बनाने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाती है। लेकिन इस प्रोविजन में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू एक बदलाव किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन किया गया कि नेशनल इमरजेंसी अगर केवल वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर लगाई गई है, ओनली इन 2 केसेस में ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होंगे। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रेवेलियन के केसेस में लगाई गई है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। यानी पीपुल एंजॉय आर्टिकल 19 इफ इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेवेलियन। दूसरा, आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है कि वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, यानी जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो वो लोगों का जो राइट टू मूव कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो अधिकार है उसे सस्पेंड कर सकते हैं। और इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन या स्पेसिफाई किए जाएंगे, उनके अलावा नहीं। लेकिन इस प्रोविजन में भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू एक बदलाव किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन किया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स लोगों को, वो अब किसी भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं किए जा सकते। यानी अब नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पर लगाई गई हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमेशा ही लोगों के पास रहेंगे। तो ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे में एक डीप डिस्कशन जिसको हमने डिटेल में जाना। नाउ हम सेकंड टाइप की इमरजेंसी को डिस्कस करते हैं जिसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस इमरजेंसी को हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल उठता है दिमाग में, इस टाइप की इमरजेंसी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देता है कि वो देश की सुरक्षा, ठीक है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो अगर ऐसे में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा रही है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही है, तो ऐसे में जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। और यही रीजन है कि स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राउंड्स क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। पहला ग्राउंड
जो आर्टिकल 356 के अंदर ही मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस स्टेट में गवर्नमेंट को कैरी ऑन नहीं कर रही है, उनका वायलेशन कर रही है, तो ऐसे में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ग्राउंड बनता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो इस कंडीशन में उस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी या हम कहें प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। दूसरा जो ग्राउंड है वो आर्टिकल 365 के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन देती है और स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो ये भी ग्राउंड बन जाता है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक स्कीम बनाई है फॉर दी शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के वेलफेयर के लिए और इसे उस स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट मना करती है उसे इम्प्लीमेंट करने से, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और भी कई ग्राउंड है, जैसे स्टेट के अंदर जो रेलवे है को मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्शन करने का ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल रहती है तो भी उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो नेशनल इंपॉर्टेंस या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं, उनको मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। ऐसे ही जो प्राइमरी स्टेज में पढ़ने वाले चिल्ड्रंस हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के, तो उनके लिए जरूरी है कि उनकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो अगर इनमें से कोई भी चीज स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो ये प्रॉपर ग्राउंड बनती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जा सकता है। तो ये थे किन किन ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है जिसको हमने डिस्कस किया। प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए जनरली उस स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि उस स्टेट के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हैं, या फिर जो दूसरा ग्राउंड है कि वो सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ उस स्टेट के गवर्नर की रिपोर्ट पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो खुद से भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल करने का क्या मैकेनिज्म है। तो जिस दिन भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, उस दिन से अगले 2 महीने के अंदर उस प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना मैंडेटरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अपने आप हट जाएगा। प्रेसिडेंट रूल को एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसे मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और हर बार यानी हर 6 महीने में अगर एक्सटेंशन करना है प्रेसिडेंट रूल का, तो हर 6 महीने में पीरियोडिकल अप्रूवल की जरूरत होगी पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट को हर 6 महीने में सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना होगा फॉर द प्रेसिडेंट रूल के लिए। लेकिन इस प्रोविजन में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू बदलाव किया गया, यानी जो मैक्सिमम पीरियड था उसे अब घटाकर 1 साल तक कर दिया गया। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है उसे अभी भी एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसे 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में 1 साल से ज्यादा लगाया जाए, तो बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल को केवल 2 कंडीशन में ही एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 1 ईयर भी उस स्टेट में एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है और 1 साल हो चुका है, तो वहां पर इलेक्शन करवाना जरूरी है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज सर्टिफाई करता है कि उस स्टेट में अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशंस में इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल को फर्दर यानी 1 साल से अधिक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इन 2 कंडीशंस के अलावा प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम सिर्फ 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नाउ थर्ड, प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए क्या करना होगा। तो प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम हटाया जा सकता है और इसको रिवोक करने के लिए किसी भी तरीके की पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नाउ अब एक सवाल आता है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल किन किन चीजों पर इफेक्ट करता है, यानी प्रेसिडेंट रूल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन्हें हम देखते हैं।
पहला है कि जो स्टेट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको डिसमिस कर देते हैं और अपने बिहाफ पर उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। यानी उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर गवर्नर के द्वारा उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाएगा। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर पर क्या असर पड़ता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर सकता है या उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। ऐसे में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो भी बिल पास किए जाते थे, नाउ अब उन बिल को कौन पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी। ठीक है, और ऐसे ही जो स्टेट का बजट है, एनुअल बजट है, उसको भी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो स्टेट के अंदर कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ को कौन बनाएगा, तो ऐसे में जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइज यानी एम्पावर कर सकती है कि स्टेट के अंदर कोई भी लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के लिए लॉ मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि अगर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो लॉ प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी इनफोर्स रहेगा, यानी कंटिन्यू करेगा जब तक उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उस लॉ को हटा नहीं दिया जाता या उसमें कोई मॉडिफिकेशन या उसको री इनेक्ट नहीं किया जाता, तब तक वो लॉ कंटिन्यू करेगा। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उस पर प्रेसिडेंट रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका जवाब है स्टेट के हाई कोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी जो स्टेटस, जो स्ट्रक्चर, जो फंक्शन उस स्टेट का हाई कोर्ट प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले कर रहा था वो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद भी कंटिन्यू करेगा। यानी स्टेट हाई कोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो हमारे देश में 100 से ज्यादा, जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक प्रेसिडेंट रूल 100 से ज्यादा बार लग चुका है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने जो प्रेसिडेंट रूल उसे बहुत ही नेक और अच्छे इंटेंशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोविजन का भारत के संविधान में सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है। जब जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आई उसने अपने राइवल पार्टीज को हटाने के लिए या उसकी पावर को कैप्चर करने के लिए इसको कई बार इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। नाउ हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप की इमरजेंसी जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन किया गया है। इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इसके ग्राउंड क्या है, इसे किस ग्राउंड पर लगाया जाता है। तो जब भी देश के अंदर या देश के किसी पार्ट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट होता है या जो हमारे देश के अंदर क्रेडिट सिस्टम है उसको थ्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के अंदर या देश के किसी भी पार्ट या स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली आज तक आजादी से लेकर अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इवन 1991 में जब हमारा देश बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से जूझ रहा था तब भी हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। नाउ हम देखते हैं कि इस इमरजेंसी को अप्रूवल करने का क्या मैकेनिज्म है। तो जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है देश के अंदर तो उसके अगले 2 महीने के अंदर इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होगा। जब एक बार इस इमरजेंसी को लगा दिया जाता है और पार्लियामेंट इसे पास कर देती है तो इस इमरजेंसी को इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू किया जा सकता है और इसके लिए पीरियोडिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यानी एक बार लगा दी और इसे इनफाइनाइट टाइम तक लगी रहने दे सकते हैं। इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं मेंशन है। इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए, हटाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर है कि वो किसी भी टाइम पर इस इमरजेंसी को रिवोक या हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि इस इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल मैटर्स में सेंटर के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है ओवर देयर स्टेट्स। ठीक है, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें गाइडेंस दे रही है
जो भी उन्हें डायरेक्टिव्स दे रही है फाइनेंशियल मैटर्स में, तो सभी स्टेट्स को या किसी जिस स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है उस स्टेट्स को उन डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट, उन डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम करना ही होगा। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो चाहे तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उसके अलाउंस और सैलरी में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। बाकी जो भी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी या उनके अलाउंसेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस थे उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।